चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज शुरू कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे इंपॉर्टेंट पता लगाएंगे। पीवाई को देखिए और क्या करिएगा, सिलेबस देखिएगा। हमारे कहने से किसी कहने से भरोसा नहीं करिए, किसी भी पॉइंट पर भरोसा मत करिए। यूपीएससी जो है वही यूपीएससी है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती का नाम बना देना इसको यूपीएससी नहीं हो जाता, ज़बरदस्ती नाम रखा कोई आईएएस नहीं हो जाता, ठीक है। कोई कुछ भी कहे ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, कभी कभी होता है जिसको जो टॉपिक आता है वही इंपॉर्टेंट चिल्लाता है। कभी कभी जो होता है कि जो मतलब कि मज़ा आ रहा है जिसको पढ़ाने में वही टॉपिक इंपॉर्टेंट कर रहा है। आप अपने हिसाब से कैसे चेक करेंगे, पीवाई को देखिए, सिलेबस देखिए, इसके अलावा कोई माध्यम है ही नहीं। एक्सपीरियंस सब फेल हो जाता है, इसको जान लीजिए। अच्छे आप कई बार आप देखे होंगे जो लड़का पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, पहली बार में ही प्रीलिम्स निकालता है, पहली बार में ही मेंस निकालता है, पहली बार में ही इंटरव्यू निकालता है और पहली ही बार में क्या हो जाता है, अच्छा रैंक ले आता है, मतलब टॉप 10 में लेके आता है। और दूसरी तो आप क्या देखेंगे, एक इंसान होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, प्रीलिम्स निकालेंगे, फंसे रहेंगे, मेंस में फेल, फिर क्या, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस में फेल, फिर उसको मान लीजिए मेंस निकल गया, इंटरव्यू में फेल, फिर निकाले प्रीलिम्स, पता चला प्रीलिम्स फेल हो गए, निकला नहीं निकला प्रीलिम्स फेल हो गए। तो ये साइकिल चलती रहती है। मतलब क्या है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ केवल कि यूपीएससी में सर्टन कुछ भी नहीं है। आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, कोई गारंटी नहीं है कि आप इस बार टॉपर बन जाए, कोई मतलब इस चीज़ का मतलब कि वो नहीं है पॉइंट, ठीक है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल कौन सा है, सकल अस्थाई पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ। देखिए इसके सुर्खियों का सवाल ये है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी सकल अस्थाई पूंजी निर्माण, निजी सकल अस्थाई पूंजी निर्माण जीएफसीएफ की धीमी समृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत एक बड़ी चुनौती रहा है। धीमी समृद्धि मतलब कि वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौती है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ अच्छी बात है, इसको बढ़ना चाहिए तेजी से, धीमे धीमे बढ़ रहा है ना, ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ से और पकड़िए, क्या पूंजी निर्माण की बात कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, कैपिटल मतलब पूंजी, समझ रहे हैं ना, और एक ग्रॉस ये फिक्स्ड बात कर रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसका विकास कैसे हुआ, ये है क्या चीज़ बेसिकली, क्या जीएफसीएफ है क्या, जीएफसीएफ यानी निवेश का विकास। आराम से कहानी सुनिएगा, समझ में आएगा। भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक, भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक देश में निवेश जीडीपी के 10% के आसपास रहा। कितना रहा, 10%। कब तक, भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण, एलपीजी पढ़ा होगा आपने 1992 वाला, है ना। यह निवेश 1980 के दशक में जीडीपी का लगभग 10% के आसपास था, जो बढ़कर 2007-8 में कितना हो गया, 27% हो गया। जीएफसीएफ याद रखिए, जीएफ अलग कर दिए, सीएफ अलग कर दिए। हालांकि 2011-12 के बाद से निजी निवेश में क्या हुआ, गिरावट शुरू हो गई और यह 2020-21 में जीडीपी के 19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया। अब यह फिर से बढ़ना शुरू हुआ, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। ऐतिहासिक बात भी है, इसका इतिहास भी कुछ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में है, ये ध्यान रखिएगा। उच्च बचत दर, ये क्या है देखिएगा। उच्च बचत दर वाली अर्थव्यवस्था में भी कई बार पूंजी निर्माण से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि उच्च बचत दर वाली अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो ये बात गलत है। कई बार नहीं होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा होती ही है, ठीक है। इसका कारण यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। जब उत्पादन बढ़ाना होता है, क्या होता है, अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है। क्या, पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, सवाल अभी पहले इसके पहले ये देख लीजिए, क्या जीएफसीएफ, ये क्या है, जीएफसीएफ किसको कहते हैं, नॉर्मली जीएफसीएफ क्या भाई, अब आप शब्द को तोड़ रहे हैं जबरदस्ती का, एग्जाम में आ जाए अब तोड़ रहे हैं, सकल अस्थाई पूंजी निर्माण ऐसे कर रहे हैं। अब एक बार सुन लीजिए अच्छे से, क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में अस्थाई परिसंपत्तियों में, जो अस्थाई परिसंपत्ति है में सकल जोड़ या वृद्धि को, मतलब उसमें जो कुछ जोड़ दीजिए घटा दीजिए, लेकिन क्या
ग्रॉस की बात कर रहा है, सकल बात कर रहा है। जितना जोड़ा घटाया गया है सबको क्या कहते हैं, जीएफ सीएफ कहते हैं। क्लियर होगी बात, पता चले परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या था, पूंजी निर्माण बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए संयंत्रों, उपकरण, मशीनरी जैसे परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में सकल अस्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करने के लिए आधार वर्ष कौन सा, 1999 से 2000 है। 1999 2000 इसका आधार वर्ष है। अब आपको लग रहा है 2011 बार, नहीं, ध्यान रखिएगा पॉइंट, जब आधार वर्ष आएगा तो कन्फ्यूज कर देगा। अब सवाल क्या, प्रीलिम्स की पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट, जीएफसीएफ में शामिल कौन है और जीएफसीएफ में शामिल कौन नहीं है। देखिएगा, भूमि सुधार जैसे समतलीकरण, बाढ़ लगाना, जल निकासी, ये सब शामिल है। संयंत्र, मशीनरी और उपकरण आज को खरीद शामिल है। अवसंरचना विकास, सड़कें, पुल, रेलवे आदि शामिल है। बार बार उपयोग किए जाने वाले पशुधन वृद्धि जैसे डेयरी, मवेशी, भेड़ आदि शामिल है। बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य जो परिसंपत्तियों के अधिक समय के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाते हैं शामिल है। अमूर्त परिसंपत्ति से सॉफ्टवेयर और मूल कलात्मक कार्य शामिल है। ये कुछ चीज़ें शामिल है। जीएफसी में शामिल कौन कौन से नहीं है, देखिएगा, मध्यवर्ती उपभोग के लिए निर्धारित लेन देन। किसके लिए, मध्यवर्ती उपभोग, ध्यान रखिए। जैसे उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा इनपुट के रूप में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को मध्यवर्ती उपभोग कहता है। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से। मध्यवर्ती उपभोग मतलब बीच में जो उपभोग किया था। कैसे, देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, जब उत्पादन हो रहा है, इनपुट के रूप में, जो इनपुट के रूप में लिया जाता है, में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। ठीक बात है। घरेलू अंतिम उपभोग व्यय, ये क्या है, घरेलू अंतिम उपभोग व्यय के लिए एक मशीनरी और उपकरण, अच्छा ये भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, जंगल, शामिल नहीं है, देख रहे हैं ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, जंगल की आग आदि कारण होने वाले नुकसान, ये सब शामिल नहीं है। तो ये सब पता रहने कौन कौन सी शामिल है, मतलब सड़क, पुल, रेलवे शामिल है, ध्यान रखिएगा। संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, ये सब शामिल है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर, मूल कलात्मक कार्य, सब शामिल है जीएफसीएफ में। ये रहा आपका जीएफसीएफ में कौन शामिल, कौन सा नहीं शामिल है, प्रीलिम्स पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या है, ये क्या है, निजी जीएफसीएफ और सार्वजनिक जीएफसीएफ। देखिए इसमें क्या है, निजी निवेश, जीएफसीएफ को निवेश भी कहा जाता है। तो पहले बता दिया आपको, जीएफसीएफ को निवेश कहा जाता है। इसमें निजी और सार्वजनिक दो तरह के निवेश शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा सकल अस्थायी पूंजी निर्माण को निजी निवेश कहा जाता है। किसके द्वारा, निजी निवेश द्वारा। बस हो गया काम, इतना आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब चलिए इसको देख लेते हैं। सार्वजनिक निवेश क्या होता है, एकदम उसी का डिफिनेशन होगा। क्या है, सार्वजनिक निवेश से आमतौर पर सरकार द्वारा सकल अस्थायी पूंजी निर्माण से है। किसके द्वारा, सरकार द्वारा। इसमें केंद्र सरकार के या स्थानीय सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या निगमों के निवेश शामिल है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या है, इसमें परिवहन, दूरसंचार, भवन जैसी अवसंरचनाओं में भौतिक या मूर्त निवेश शामिल है। ठीक बात है। व्यापक अर्थ में इसमें शिक्षा, कौशल, विज्ञान में मानव पूंजी या मूर्त निवेश शामिल है। ठीक है। सार्वजनिक निवेश बढ़ाने में क्राउडिंग आउट क्या है, बताइए। देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है, फिर बता देंगे आपको क्राउडिंग आउट क्या होता है। देखिए, सार्वजनिक निवेश बढ़ाने में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक निवेश जब बढ़ाया जाता है तो क्राउडिंग आउट क्या होता है, इससे क्या होता है, निजी निवेश कम हो जाता है। निजी निवेश कम हो जाती है। कैसे, क्राउडिंग आउट क्या, पहले समझिए वह स्थिति क्या, कौन सी स्थिति है, जहाँ सरकार आम जनता का कर का भार बढ़ाकर एवं बाजार से अधिक उधार लेकर सरकारी खर्च में वृद्धि करती है। मतलब सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है और फिर उसके बाद क्या करती है, सरकारी खर्च में वृद्धि कर देती है। इससे क्या होगा, इस वजह से निजी क्षेत्र की आय और उनके द्वारा ऋण की मांग ब्याज दरों में वृद्धि के कारण कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, क्राउडिंग आउट हो जाता है। अब आता है जीसीएफ और सकल और निवल पूंजी निर्माण क्या है। जीसीएफ और निवल पूंजी निर्माण देखिए क्या है। सकल पूंजी निर्माण, सकल पूंजी निर्माण जीएफसीएफ में जीएफसीएफ सहित निम्नलिखित शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं जरा देखिएगा। कच्चे माल, अर्ध तैयार और तैयार उत्पाद के स्टॉक में परिवर्तन, उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार चढ़ाव में से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक। ठीक है, ये बात। कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी, कीमती वस्तुओं की, इसमें क्या है, सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि। ठीक है। निवल पूंजी निर्माण एनसीएफ, ये क्या है, देखिए जीएफसीएफ से इस मायने से अलग है। क्या, किससे अलग है, ध्यान रखिएगा।
मतलब एनसीएफ जीएफसीएफ कैसे अलग है कि एनसीएफ का मापन करते समय मूल्य ह्रास, अनुपयोगी परिसंपत्ति और अस्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित किया जाता है। नाम से लग रहा है निवल अन्यट है तो भाई रहेगा ही, सिंपल सी बात है, तो तुक्का भी मारेंगे सही हो जाएगा। ये रहा कुछ पॉइंट। अब बात किस पे करते हैं, जीएफसीएफ खत्म कंप्लीट हुआ। अब शुरू क्या करते हैं, मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2023-24। सवाल यह है कि सुर्खियों क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, सुर्खियों में क्यों है देखिएगा। हाल ही में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2023-24 जारी की है। ठीक बात है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये तो रहा कि सुर्खियों क्यों रहा। अब अन्य संबंधी बात कर लेते हैं। अन्य संबंधी तथ्य क्या क्या है। इस रिपोर्ट में लोकतंत्र में विरोधाभास, डेमोक्रेसी पैराडॉक्स की प्रवृत्ति में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। लोकतंत्र में पैराडॉक्स पॉलिटिक्स से संबंधित, ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स तात्पर्य क्या है समझिए पहले, ये मतलब क्या है। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का तात्पर्य है लोकतंत्र के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए अटूट समर्थन के साथ साथ अटूट समर्थन के साथ साथ उन नेताओं के लिए भी बढ़ते समर्थन से है जो लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। मतलब क्या, नेताओं के लिए भी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत की स्थिति क्या है, आंकड़े बनकर आप देख लीजिएगा, है ना। आंकड़े एचडीआई रैंक, जब जैसे क्या स्कोर आप देख लीजिए कितना है, कि मतलब कि बढ़कर कितना हो गया। ठीक है, 2022 में एचडीआई के सभी घटकों में सुधार दर्ज किया, बस इतना ध्यान रखिएगा। एचडीआई रैंकिंग क्या है, भारत का एचडीआई रैंकिंग सुधार हुआ। अच्छा, सुधार हुआ है, क्या बात हुआ है सुधार में। 2021 में 135वें स्थान पर था, ठीक बात है। जो सुधार कर 2022 में कितना हो गया, 134 हो गया, अच्छा एक कम हुआ है। वही 2018 में भारत 130वें स्थान पर थे। अच्छा, ये नहीं ध्यान देना है, बस एक रैंक सुधार हुआ, वही देखना है। पड़ोसी से तुलना कर लेते, पड़ोसी देशों के साथ। इसमें क्या तुलना करना भाई, करते तुलना थोड़ा सा कर लेते हैं। किसके साथ करें, चीन 75, श्रीलंका 78, मालदीव 87, भूटान 125, बांग्लादेश 129। भारत की रैंकिंग म्यांमार 144, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर है। बस हाँ, इसी में खुशी है हमको, बाकी सब ठीक है, जो है सब है। श्रेणी, भारत को मानव विकास के मध्यम श्रेणी में रखा गया है। ये ध्यान रखना है कि भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया। पॉइंट बस इसे सिंपली जो है पता रहनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन बन जाए इस पर, तो थोड़ा इस जो ध्यान रखना है। एचडीआर के बारे में देखिए क्या है। एचडीआर जारी करने वाली संस्था क्या है। यूएनडीपी द्वारा इस रिपोर्ट को 190 में से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा 1990 से, कब से, 1990 से। अब वैसे पता नहीं चाहिए उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है जारी करने का। मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को जांच पड़ताल करना और उनके बारे में सिफारिशें करना। क्या करना, मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियों की जांच पड़ताल करना। वैश्विक चुनौती ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक ये क्या है, एचडीआई। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, नाम सुना होगा, महबूब उल हक को द्वारा विकसित है ये। यह 1990 में लगातार प्रकाशित हो रहा है, तो बता दिया आपको। यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख आधार है, मानव विकास सूचकांक का। ठीक बात है। एचडीआई क्या है, सवाल ये है, क्वेश्चन बनेगा, कैसे काम चलेगा देखिएगा। एचडीआई आयाम कौन कौन से हैं, दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन स्तर। आयाम याद रखिएगा, आयाम भूल जाएगा, कभी आएगा बिल्कुल में। ये है आयाम सब मार रहे हैं एक तरफ से, ऑल करेक्ट, सब मार रहे हैं। संकेतकों में जीवन के समय, जीवन प्रत्याशा, और कौन सा है, स्कूली शिक्षा और अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा और क्या औसत वर्ष, और क्या है प्रति व्यक्ति जीएनआई जो कि पीपी पर आधारित है। ठीक है। आयाम का सूचकांक क्या, कौन कौन सा आयाम सूचकांक जरा देख लीजिए। इसमें कौन कौन है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ठीक बात है। शिक्षा सूचकांक, ठीक बात है। जीएनआई सूचकांक, ठीक बात है। एचडीआई मानव विकास सूचकांक, आप देखिए ये पॉइंट क्या है। निम्न मानव विकास क्या है, 0.550 से कम है। मध्य मानव विकास क्या है, 0.550 से 0.699, क्या बात है, 99 से छोटे छोटे पॉइंट। उच्च मानव विकास क्या है, 0.700 से 0.799। ठीक है। अति उच्च मानव क्या है विकास, 0.800 से अधिक। बस ये सिंपल कुछ आंकड़े हैं, कुछ पॉइंट हैं, ध्यान रख रहे, कहीं कहीं काम दे देता है प्रीलिम्स सॉल्व करने के लिए। ठीक बात है। मानव विकास को मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक कौन कौन सा है, ये देखिए, ये कुछ सूचकांक दिए गए हैं। जिससे पहले पहला पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनता कभी ना, कुछ टेस्ट वाले बना ही देते हैं टेस्ट वाले सब बना देंगे एक तरफ से वाला क्वेश्चन।
करो आराम से, है ना। देखिए क्या है, एक है लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। ये क्या है, मापा। देखिए GII 3 प्रमुख आयामों के आधार पर लैंगिक असमानता को मापन करता है। किसके आधार पर? आयाम कौन कौन से? जनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार, ये 3 आयाम हैं। भारत का प्रदर्शन क्या रहा है इसमें? भारत 2022 में 108वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2021 में 122वें स्थान पर। अच्छा ठीक बात है, सुधार हुआ है। बस आप जब लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे सुधार हुआ है, खुश हो जाएंगे सब देख करके। लैंगिक विकास सूचकांक, GDI, जेंडर डेवलपमेंट, इसमें क्या है? GDI लैंगिक आधार पर HDI में असमानताओं को मापता है। क्या? फिर से, लैंगिक आधार पर HDI में, लैंगिक आधार पर ध्यान रखिएगा, HDI में असमानताओं को मापता है। भारत का प्रथम प्रदर्शन क्या रहा? देखिए, भारत में महिलाएं और पुरुषों के बीच HDI संबंधी उपलब्धि समानता का स्तर कम है। ठीक है, HDI उपलब्धियों के मामले में पुरुष महिलाओं से 10% बेहतर स्थिति में। क्या बात है, पुरुष महिलाओं से 10% बेहतर स्थिति में है। पुरुष आगे क्या, महिलाएं देखिए गुस्सा करेंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये क्या है? IHDI। देखिए इसमें क्या है, IHDI में असमानता संबंधित 2 मापक शामिल है। कौन कौन से? IHDI और असमानता कारण HDI में समग्र हानि। ठीक है, अब इस भारत रैंकिंग क्या है? IDHI में भारत की रैंकिंग कितने? 140वीं। ठीक है, IHDI में रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। कितना? 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। बस उससे सुने रहिए आराम से, कहीं याद है बस सुन करके तुक्का मारन कहाँ जाएगा। देखिए क्या है, ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये क्या भाई? PHDI है। यह एंथ्रोपोसीन युग, कौन युग? एंथ्रोपोसीन युग मानवजनित गतिविधियों में पृथ्वी पर दबाव को HDI के साथ समायोजित करता है। ऐसे दो पीढ़ियों के बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है। स्थान देख लीजिए, भारत का क्या है? भारत का स्थान क्या है? भारत के 127वें स्थान पर। अच्छा बिल्कुल, भारत के PHDI और HDI स्कोर में 3% का अंतर है। अच्छा, बस 3% ध्यान रखिएगा, ध्यान कुछ भी नहीं रहेगा, पता हमको भी है, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। है ना, एक समय चीज़ें भूल जाती हैं भाई, इतना कौन रटेगा आप सब। हाँ, मेन पॉइंट ध्यान रखिए बस। अब जैसे कौन सा आ गया? MPI के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें क्या ध्यान रखना है? सुर्खियों का सवाल ये है। पहले बात किसकी हो रही है? UNDP, अभी पीछे भी UNDP था, है ना, ध्यान रखिएगा। अब किसका चर्चा हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट 2024 जारी की है। सवाल ये है कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर पहले डालते हैं। रिपोर्ट की मुख्य बिंदु कौन कौन सी हैं मेरे भाई, जरा देखते हैं। देखिएगा, 112 देशों में, सवाल ये है, पॉइंट ये था ना, 112 देशों में 1.1 बिलियन लोग यानी विश्व के लगभग 18% आबादी गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रही। क्या दर्दनाक कहानी है। भारत में 234 मिलियन 23.4 करोड़ लोग चरम गरीबी में जीवन जी रहे हैं, जो विश्व में सर्वाधिक एक भारत की बात है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, देख लीजिए, रिपोर्ट कर रही है। पॉली क्राइसिस क्या है? सवाल ये है, पॉली क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन बन जाए तो सर ये तो क्राइसिस सुना है, पॉली लगा दिए, क्या हो जाएगा उससे? देखिए क्या होता है। विश्व बैंक की पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट किसकी है? विश्व बैंक की, गलती नहीं होनी चाहिए। पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस रिपोर्ट के अनुसार पॉली क्राइसिस अथवा बहुसंकट की वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक गरीबी में कमी की गति और वैश्विक समृद्धि अंतर लगभग स्थिर हो गई। यही पॉइंट मतलब ध्यान रखिएगा। अब एक आता है पॉली क्राइसिस क्या है? सवाल ये है, कौन सा? पॉली क्राइसिस। देखिएगा, ये कैसी स्थिति है बताइए पहले इसको। जहां धीमी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संकटों में बढ़ोतरी, किसमें? आर्थिक संकटों में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम और अधिक अनिश्चितता जैसे कई संकट एक ही समय में एक साथ पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसके चलते राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। समृद्धि अंतर ये क्या है? प्रॉस्पेरिटी गैप, विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया समृद्धि अंतर। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? विश्व की आबादी को एक दिन में $25 की न्यूनतम आय तक पहुंचाने के लिए कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है? क्या करें कि विश्व की आबादी को एक दिन में $25 की न्यूनतम आय, मतलब $25 एक दिन में न्यूनतम आय हो, वहाँ तक पहुँचाने के लिए
कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समृद्धि गैप। क्या बोलते हैं? समृद्धि गैप। एक चीज हो गया, पॉलीक्राइसिस हो गया। अब सवाल ये है एमपीआई क्या है, सवाल ये बताइए 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 एमपीआई के बारे में तो 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के बारे में। इसमें क्या है, यह गरीबी को मापने की एक विधि है। अच्छे से गरीबी को मापने का, गरीब का नहीं, गरीबी को मापने का। इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, जीवन स्तर जैसे क्षेत्रों में गरीब लोगों को द्वारा सामना किए जाने वाले कई प्रकार के अभावों के स्तर को मापा जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 1/3 या उससे अधिक संकेतकों से जुड़े अभावों का सामना करता है तो उसे एमपीआई गरीब माना जाता है। क्या? 1/3 या उससे अधिक भारी संकेतकों से जुड़े अभावों का सामना करता है तब। शुरुआत को प्रथम एमपीआई वर्ष 2010 में जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? 2010 में प्रथम एमपीआई एसडीजी 1 सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 से संबंधित है। एसडीजी 1 के तहत सभी क्षेत्रों से गरीबी के सभी रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 10 संकेतक हैं। ये 10 संकेतक आप जो मन करें रट लीजिएगा, काम करता है, कभी कभी काम करेगा। जैसे स्वास्थ्य 1/3, शिक्षा 1/3, जीवन स्तर 1/3, ये चीज है। अब इसमें देखिए 1/6 पोषण, 1/6 बाल मृत्यु दर, 1/6 स्कूली शिक्षा के वर्ष, 1/6 स्कूल में उपस्थित वर्ष। अब उसको 1/18 खाना पकाने का ईंधन, सैनिटेशन 1/18, पीने योग्य पानी 1/18, विद्युत आपूर्ति 1/18, आवास 1/18, संपत्ति 1/18। सर कैसे कैसे 1/6 से 1/3 से 1/6, 1/6 से 1/18। अच्छा, एक और सब मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, बस पढ़ लीजिए आराम से, याद रखिए कुछ पॉइंट। आपका प्रीलिम्स में 2-3 चीज़ कॉमन, क्या पता जो काम कर जाए, है ना। देखो उद्देश्य कर सकता है, मैं क्या कर सकता है कि चलो भाई संघर्ष कर लेते हैं, कुछ पॉइंट 2-4 क्वेश्चन बन जाएगा, मजा आ जाएगा। तब भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एनएमपीआई के बारे में देखिए क्या होता है। एनएमपीआई इसे नीति आयोग ने 2021 में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? नीति आयोग ने। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय बोल दे तुरंत। नीति आयोग एनएमपीआई को मापने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के डाटा का उपयोग करता है। ठीक है, संकेत देखिए, इसमें वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों के अलावा भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप 2 अतिरिक्त संकेतक जोड़े गए हैं। ये कौन से हैं? मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता। देख रहे हैं ना, 10 मूल संकेतों के अलावा भारत की राष्ट्रीय, बोलते बोलते गला ही बैठ जा रहा है। ये कौन से? मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता। ये क्या है? 10 मूल संकेतों के अलावा है एक चीज ये। अब क्या है? एनएमपीआई वैल्यू, ये क्या है? इसका निर्धारण हेड काउंट रेशियो एच और निर्धनता की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एक गुणा करके निकाला जाता है। ठीक है, हेड काउंट रेशियो क्या है? यह कुल जनसंख्या की तुलना में बहुआयामी गरीबों की संख्या का अनुपात है। कुल जनसंख्या की तुलना में, यह कुल जनसंख्या की तुलना में बहुआयामी गरीबों की संख्या का अनुपात है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या है? यह बहुआयामी गरीब व्यक्तियों द्वारा सामना किए जा रहे अभावों के औसत अनुपातों को इंगित करता है। अन्य संबंधित सुर्खियाँ, कुछ और सुर्खियाँ हैं क्या इससे रिलेटेड, इस सुर्खी को भी देख लेते हैं। फिर क्या शुरू होगा? मिडिल इनकम ट्रैप। देखिए क्या है अन्य सुर्खियों में। नीति आयोग ने 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र जारी किया। अच्छा, किसने जारी किया? नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र। इस चर्चा पत्र के मुख्य बिंदु निम्नलिखित कौन से? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो HCR में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह 2013-14 के 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.28 हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे गरीबी राज्यों में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यह असमानताओं में कमी का संकेत है। भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 को हासिल करने की दिशा में सही राह पर। ठीक बात है, सही राह पर रहेंगे ही। SDG 1.2 के तहत 2030 में से पहले बहुआयामी गरीबी कम से कम आधे तक कम कर रहा है। कोई बात नहीं, SDG भी तो याद रखिएगा, SDG बीच बीच में आ जा रहा है, घूमते घूमते चलो हम भी बन जाते थोड़ा न्यूज में, है ना। मिडिल इनकम ट्रैप, ये क्या है? मिडिल इनकम ट्रैप, इसको जरा देखते हैं। सुर्खियों क्यों भाई साहब? मिडिल इनकम ट्रैप सुर्खियों क्यों है? देखिए, विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम शीर्षक
से एक रिपोर्ट जारी, किसने जारी किया है? विश्व बैंक। मिडिल इनकम ट्रैप बात जैसे आए, कौन जारी किया है? विश्व बैंक जारी किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने की जोखिम का सामना कर रहे हैं, कई देश शामिल हैं। अब सवाल ये है कि मिडिल इनकम ट्रैप है क्या? कहानी तो बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? ट्रैप है, सिंपल सी बात है, इनकम से रिलेटेड कोई ट्रैप होगा। अब मिडिल क्या है, सवाल ये है, देखिएगा। यह वह स्थिति है जिसमें तीव्र आर्थिक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर हो जाती है। मतलब तीव्र चल रही है धंधा खूब तेज से, और अचानक से अगर कहाँ पर टिक गई? मध्यम स्तर पर, और उच्च आय वाले देशों की श्रेणी तक पहुंचने में विफल हो जाती हैं। ये क्या है? मिडिल इनकम ट्रैप। सबसे पहले 2007 में विश्व बैंक ने अपने रिपोर्ट एन ईस्ट एशिया रेनेसा आइडियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में मिडिल इनकम ट्रैप शब्द का उल्लेख किया था। किसने किया था? विश्व बैंक, याद रखिएगा। अब ये देश कौन से हैं? सॉरी, कहाँ पहुंच गए? ये देखिए, मध्यम आय वाले देश MIC। विश्व बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत करता है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI 1135 अमेरिकी डॉलर से 13,886 अमेरिकी डॉलर के बीच है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, याद रखिएगा, सकल राष्ट्रीय, एक बात हो रही है क्या? GNI। विश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत का प्रति व्यक्ति GNI $2,540 था। अच्छा, ट्रेंड क्या है? पिछले दशक के दौरान मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले बहुत कम देश उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अब बात करें थोड़ा सा आगे की राह, मेंस टाइप लग रहा है ना, आगे की राह देख लेते क्या है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया, क्या सुझाव दिया गया है? कि उच्च आय वाले देशों का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों को 3I रणनीति अपनाना चाहिए। 3I रणनीति कौन कौन सा? इस रणनीति में शामिल कौन? इन्वेस्टमेंट, निवेश, इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, वैश्विक प्रौद्योगिकी का समावेश, और इनोवेशन। हालांकि 1I से 2I और 2I से 3I की ओर बढ़ने के लिए रचनात्मक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन? रचनात्मक परिवर्तन। रचनात्मक परिवर्तन नवाचार और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया है जो पुरानी तकनीकों पर आधारित उद्योगों, फर्मों और रोजगारों के अप्रासंगिक होने का कारण बनती है, ठीक है। यह बदलाव नई संरचनाओं के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करता है। यह दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि और विकास को भी सुनिश्चित करता है। ये रहे कुछ पॉइंट इसमें। इसके आगे क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी है। एक है प्रेस्टन वक्र। ये क्या भाई? प्रेस्टन कर्व, प्रेस्टन वक्र, जरा देखिएगा। भारत की आर्थिक समृद्धि के इतिहास का विश्लेषण अक्सर प्रेस्टन कर्व के नजरिए से किया जाता है। किसका? आर्थिक समृद्धि के इतिहास का विश्लेषण। किसका विश्लेषण? आर्थिक समृद्धि, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये एक प्रेस्टन वक्र के बारे में। किसके बारे में? प्रेस्टन वक्र के बारे में। इसे पहली बार 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल H प्रेस्टन ने पेश किया। ठीक बात है। प्रेस्टन वक्र यह दर्शाता है, अब सवाल ये है प्रेस्टन वक्र क्या दर्शाता है? ये बात तो ठीक है। अच्छा, शेप देख लीजिए, इसका जो है वो देख लीजिए, शेप कैसा है? जीवन प्रत्याशा है, ये प्रति व्यक्ति GDP है, यहाँ से गया जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है, तो GDP नहीं बढ़ रहा। अचानक से क्या होता है कि GDP खुद से बढ़ने लगता है ना? ग्राफ पढ़ने आना चाहिए ना। क्या दर्शाता प्रश्न वक्र? देखिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति GDP है ना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उसकी जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा की से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती। जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती है ना। अब इसके बाद अब ये नहीं बढ़ेगा, अब कहाँ? यही बढ़ेगा केवल ना, यही जा रहा है। ग्राफ पढ़िए, देखिए। अब आगे थोड़ा सा सुनिएगा कि जब कोई गरीब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है तो क्या होता है? तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है, जब कोई गरीब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? वृद्धि। साथ ही क्या होता है इसमें? इससे पोषण, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के कारण शुरुआत में जीवन प्रत्याशा क्या होता है? वृद्धि होती है। शुरुआत में जीवन प्रत्याशा वृद्धि होती है। हालांकि एक निश्चित बिंदु के बाद यह सपाट होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको दिखाई दिया उसी। अब एक पॉइंट है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जरा ये देखिएगा। कंप्लीट होने लगा क्या लग रहा है? बिल्कुल हो गया, आज ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया।
अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखिए सर सुर्खियों क्यों, तो पता ही सुर्खियों पे बताने वाली बात है, सुर्खियों क्यों है। वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? डारोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, किसका संस्थाओं का निर्माण कैसे किया और समृद्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये विषय के उनके शोध कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसके बारे में जानकारी रखते हैं थोड़ा सी, है ना। देखते क्या है, देखिए परिचय इसमें क्या है। अर्थशास्त्र में स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार को आमतौर पर अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसको? स्वीडिश रिक्स बैंक। एक चीज स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिंग्स रिक्स बैंक ने की थी। ठीक है, शुरू में यह 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। शुरुआत में ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए रागनार फ्रिक्स और टॉन टिनबर्गेन 1969 में। अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। किस में दिया गया था? किसमें? कल्याण अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत। ये चीज पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और नकद राशि मिलती है। नकद राशि कितना मिलता है? अमीर हो जाते होंगे ना, जो भी मिलता होगा। पुरस्कार विजेताओं के शोध के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। कौन सा नजर? देखिए पुरस्कार विजेताओं के शोध में देश की समृद्धि में सामाजिक संस्थाओं के महत्व को दर्शाया गया है। किसका? सामाजिक संस्थाओं के महत्व को दर्शाया गया है। संस्थाओं के प्रकार, सबसे क्या है? दोहनकारी संस्थाएं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। कुछ उपनिवेशों में दोहनकारी संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि उपनिवेशक देश के लाभ के लिए देशज आबादी का शोषण किया जा सके और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सके। ऐसी स्थिति में निवेशकों में यह डर बना रहता है कि उनका निवेश किया हुआ पैसा फंस सकता है, इसलिए वहाँ दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। ठीक है, दूसरा क्या था? समावेशी संस्थाएं। औपनिवेशिक सरकारों ने कुछ उपनिवेशों में बसने वाले यूरोपीय लोगों के दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की। ये ऐसे उपनिवेश थे जहां की आबादी कम घनी थी और जहां अधिक यूरोपीय बसने की संभावना थी। पॉइंट ये, ऐसी संस्थाओं ने उपनिवेश में लंबे समय तक काम करने, बचत करने और निवेश करने के लोगों को अधिक प्रोत्साहित किया। ये रहा ये पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे देखते हैं। शुरू करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। यहाँ से शुरू होगा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। स्पीड चलेंगे, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा इकोनॉमी आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।